हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को, जो राजस्थान जीके, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस और भी कई सरकारी एग्जाम्स में बार बार इससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को बड़े आराम से आपको समझाते हुए पढ़ेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो दोस्तों ग्लोब के अंदर जो राजस्थान की स्थिति है वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। एशिया महाद्वीप में दोस्तों राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में, और भारत के अंदर जो राजस्थान की स्थिति है दोस्तों वह है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब दोस्तों ये कैसे है गोलार्ध में और क्या है वो आपको हम समझाते हैं, अभी देखिए इसी वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों आपके सामने ये ग्लोब का चित्र है। इसे पहले आप ध्यान से देखिए दोस्तों। इसकी साइज कम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ग्लोब की। तो दोस्तों ये आपके सामने एक ग्लोब है। ग्लोब को दोस्तों एक ग्लोब जो बनाया जाता है वो पृथ्वी का एक दर्शाने के लिए एक प्रकार की आकृति होती है जो पृथ्वी के जैसी बनाकर हम पृथ्वी को समझाने के लिए बनाई जाती है। अब ग्लोब के अंदर क्या होता है दोस्तों कि ग्लोब के अंदर एक रेखा ऐसी होती, एक तो रेखा होती है आडी। दोस्तों एक आडी रेखा होती है जो दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। ये दोस्तों जो आडी वाली रेखा है, ये रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले को दोस्तों कहते हैं उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाले ग्लोब को होता है जो इस रेखा के दोस्तों जो ऊपर है उसको तो कहते हैं उत्तरी अक्षांश, और जो नीचे होता है उसको कहते हैं दोस्तों दक्षिण में जो भाग होता है उसको कहते हैं हम दक्षिणी अक्षांश। ग्लोब के जो मध्य में जो आडी रेखा होती है उसे दोस्तों भूमध्य रेखा कहते हैं, जो होती है 0 डिग्री अक्षांश पर। इसके नीचे दक्षिणी अक्षांश होते हैं और इसके ऊपर दोस्तों होते हैं ऊपरी अक्षांश। उसी प्रकार दोस्तों, ठीक इसी प्रकार दोस्तों ग्लोब के अंदर एक खड़ी रेखा भी होती है। ये देखिए आपके सामने ये खड़ी रेखा भी दोस्तों ग्लोब को क्या कर रही है, इस ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रही है, जिसके अंदर ये पूर्व वाला हिस्सा कहलाता है पूर्वी अक्षांश, और पश्चिम वाला ये देशांतर होते हैं दोस्तों। खड़ी रेखाएं जो होती है उनको देशांतर रेखा कहते हैं। बीच वाली है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इधर वाले सारे पूर्वी देशांतर कहलाते हैं और इधर वाले पश्चिमी देशांतर। अब ये हुई ग्लोब की बात, ग्लोब को बांटने की बात। अब हमने ये क्यों पढ़ा, क्योंकि दोस्तों हमारा राजस्थान भी क्या है, इसी ग्लोब के अंदर स्थित है। तो राजस्थान की जो स्थिति है दोस्तों ग्लोब के अंदर वो ये है। ये जो दोस्तों ये राजस्थान की ग्लोब के अंदर स्थिति है, तो आपसे पूछे कि ग्लोब की स्थिति राजस्थान में कहाँ है, तो आप देखेंगे 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उससे ऊपर ग्लोब स्थिति है, यानी किस अक्षांश में, तो उत्तरी अक्षांश है। तो अक्षांश में तो राजस्थान की स्थिति है उत्तरी। कौन सी स्थिति है दोस्तों, उत्तरी। और अब बात करें देशांतर के सापेक्ष, तो दोस्तों देशांतर के सापेक्ष यहाँ वाले जो देशांतर है इस स्थान पर, यहाँ पर जो देशांतर है वो कैसे हैं दोस्तों, तो वह है पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो ग्लोब के अंदर है उत्तर पूर्वी देशांतर में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान की स्थिति हम देखते हैं एशिया के मानचित्र में। अब आपकी आंखों के सामने दोस्तों ये एशिया का मानचित्र आपके लिए बनाया गया है, आपको आसानी समझ में आए इसलिए। अब देखिए दोस्तों इसमें एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींचते हैं और एक आडी लाइन खींचते हैं ठीक बीच में, ऊपर उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। अब जो राजस्थान की स्थिति है दोस्तों वो यहाँ पर है एशिया में। अब आप खुद बता सकते हैं इस चित्र को देखकर राजस्थान की स्थिति कहाँ है, तो राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम में। कहाँ है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में। तो एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में। ग्लोब के अंदर कहाँ है, उत्तर पूर्व में। अब बात करते हैं भारत में। भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति कहाँ है। अब दोस्तों ये भारत का मानचित्र आपको समझाने के लिए छोटा सा, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और दोस्तों भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति यहाँ पर है, और ये दोस्तों ये कौन सी स्थिति है राजस्थान की, तो आप बताएंगे भारत के अंदर क्या स्थिति है राजस्थान की। तो दोस्तों भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम में। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले पेज पर। तो एक बार आपके लिए बता दें कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में राजस्थान की ग्लोब के अंदर स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, एशिया के अंदर है दक्षिण पश्चिम में, और भारत में कहाँ है, उत्तर पश्चिम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल, पूरी क्लास को दोस्तों ध्यान से अटेंड कीजिएगा, आपके लिए रामबाण क्लास है ये। क्षेत्रफल, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो क्या है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। और दोस्तों यही क्षेत्रफल अगर वर्ग मील में पूछा जाए तो क्षेत्रफल वर्ग मील में है 1,32,140 वर्ग मील।
क्षेत्रफल में दोस्तों, क्षेत्रफल में जो राजस्थान है वह हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य जो अलग होकर बना था, उसके बाद दोस्तों क्षेत्रफल में राजस्थान हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल 100% में से 10.41% हिस्सा राजस्थान के अंतर्गत आता है। और आकृति दोस्तों, अगर राजस्थान की आकृति की बात करें तो आकृति कैसी है राजस्थान की, तो दोस्तों राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंगाकार। और दोस्तों राजस्थान को पतंगाकार किसने कहा था, तो दोस्तों राजस्थान की आकृति को पतंगाकार कहने वाले विद्वान थे T.H. हेंडले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब दोस्तों बात करते हैं राज्य के विस्तार की। तो दोस्तों राज्य का विस्तार, राज्य के अंदर की बातें करते हैं। तो राज्य का दोस्तों जो उत्तरतम बिंदु है, भारत के अंदर राज्य का विस्तार क्या है, तो राज्य का राजस्थान का जो उत्तरतम बिंदु है वह है दोस्तों कोणागांव श्री गंगानगर। कौन सा है, कोणागांव श्री गंगानगर। इसको राजस्थान का उत्तरतम बिंदु यानी उत्तर में जो आखिरी बिंदु है राजस्थान का, यह आखिरी स्थान है वह है कोणागांव, जो श्री गंगानगर में पड़ता है। यहाँ पर तहसील भी श्री गंगानगर है और जिला भी श्री गंगानगर है। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु दोस्तों, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड गांव। कौन सा गांव दोस्तों, बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा। ये क्या है दोस्तों, ये है राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की स्थिति की। राजस्थान की स्थिति ग्लोब दोस्तों, ग्लोब के अंदर जो राजस्थान की स्थिति थी वो हमने देखा था उत्तरी अक्षांश में। किसमें थी दोस्तों, उत्तरी अक्षांश में। तो राजस्थान की स्थिति उत्तरी अक्षांश में थी। तो अक्षांश सारे कैसे होंगे, उत्तरी होंगे, क्योंकि दक्षिण में ये पहुंची नहीं, उत्तर में ही था। तो राजस्थान की स्थिति क्या है दोस्तों, तो राजस्थान की स्थिति है 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान की दोस्तों क्या है, अक्षांशीय स्थिति। बात करते हैं राजस्थान के विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की। तो राजस्थान का इस अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 7 डिग्री 9 मिनट। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अगर ये आपको निकालना हो तो बड़ी संख्या में से छोटे वाले घटा, तो 30/12 में से 23 घटाने पर 7 डिग्री 9 उत्तर आता है। तो राजस्थान का ये क्या था दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु दोस्तों, राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु है कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर। ये राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु है, यानी पश्चिम के अंदर जो आखिरी गांव है वह कटरा गांव है, सम जैसलमेर का। अगला है दोस्तों राजस्थान का पूर्वतम बिंदु। राजस्थान का पूर्वतम बिंदु है कौन सा है दोस्तों, तो राजस्थान का पूर्वतम बिंदु है सिलान गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर। ये राजस्थान का पूर्वतम गांव है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है, तो राजस्थान की स्थिति क्या है दोस्तों, तो 69 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, आपको दिखना चाहिए। 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक। ये राजस्थान की कौन सी स्थिति है, तो ये दोस्तों राजस्थान की देशांतर में स्थिति है। अब बात करते हैं राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की। तो दोस्तों राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 47। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की पश्चिम से पूर्व तक लंबाई। तो राजस्थान का दोस्तों पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो क्या है, 869 किलोमीटर। और राजस्थान की दोस्तों आप देख सकते हैं जो चौड़ाई भी कह सकते हैं इस लंबाई को, पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। इसको लंबाई में गिने तो लंबाई ज़्यादा है, इसकी है 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है दोस्तों ऊपर से नीचे राजस्थान की, वह है 826 किलोमीटर। ध्यान रहे दोस्तों, राजस्थान उत्तर से पश्चिम में कम लंबा है, जबकि पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा लंबाई है राजस्थान की। आगे बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा। राजस्थान के अंदर दोस्तों जो कर्क रेखा है वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के 2 जिलों को स्पर्श करती है। दोस्तों ये डूंगरपुर के दक्षिणी भाग को स्पर्श करती है और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। सूर्य की सीधी किरणें। अब दोस्तों पहले आपको कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा बताते हैं ताकि आपको आसानी से ये सारे समझ में आए। ये फिर आपके सामने दोस्तों ग्लोब आ गया। अब देखिए दोस्तों, ग्लोब के अंदर ये वाली जो रेखा है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को आप सभी बताएंगे, कमेंट जरूर करना। चलिए अब मैं बता ही देता हूँ। तो ये रेखा क्या है आपको पता है, चलो आप कमेंट करना सारे जिनको भी अभी याद है। अब जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इससे ऊपर की ओर जब जाते हैं तो दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा वो कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कर्क रेखा। और नीचे की तरफ 23.5 डिग्री पर जाते हैं तब ये वाली रेखा कहलाती है मकर रेखा। क्या कहलाती है, मकर रेखा। दोस्तों नॉर्मली जो सूर्य की स्थिति होती है वो होती है यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। अब जैसे जैसे सूर्य ऊपर आता है और कर्क रेखा पर आता है तो उत्तरी गोलार्ध में जो गर्मी है वो बढ़ जाती है।
और जब सूर्य नीचे आता है मकर रेखा के पास तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी बढ़ जाती है। वो सूर्य कहता है ना कि जब मैं आऊँगा तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो वही बात है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के पास आता है तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ती है। और राजस्थान की स्थिति है वो भी दोस्तों यहीं पर है, तो राजस्थान में भी गर्मी बढ़ जाती है। अब दोस्तों राजस्थान के 2 जिले यहाँ पर कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब आपको आगे देखें दोस्तों, अब आपको वहाँ पर सारी बातें समझ में आ जाएगी, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। कर्क रेखा दोस्तों राजस्थान के मात्र 2 जिलों को स्पर्श करती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। एक प्रश्न आ सकता है, डूंगरपुर में कर्क रेखा की लंबाई कम है क्योंकि कर्क रेखा के दक्षिण भाग, कर्क रेखा जो है वो डूंगरपुर के दक्षिण भाग को स्पर्श करती है तथा बांसवाड़ा के मध्य में से गुजरती है। कर्क रेखा की कुल लंबाई, तो दोस्तों राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की कुल लंबाई है 24 किलोमीटर। कितनी है? 24 किलोमीटर। सूर्य की सीधी किरणें, अब दोस्तों सूर्य जो होता है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर होता है और ये ऊपर से ऊपर आकर दोस्तों 23.5 डिग्री तक आता है, फिर ये वापस नीचे चला जाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों को स्पर्श करती है, जबकि डूंगरपुर के स्पर्श करती है और बांसवाड़ा के बीच में से निकलती है। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो सूर्य की सबसे सीधी किरणें दोस्तों कहाँ पर पड़ती है? तो बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहाँ है? तो दोस्तों कर्क रेखा पर जब सूर्य आता है तो बांसवाड़ा में पड़ती है। और राजस्थान का जो उत्तरतम बिंदु है वह कौन सा है दोस्तों? गंगानगर। तो सूर्य गंगानगर से दूर होता है तो राजस्थान में सबसे तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ेगी? सबसे ऊपर गंगानगर में। और सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी? राजस्थान के दक्षिण भाग सबसे नीचे बांसवाड़ा में। अब दोस्तों 21 जून को राजस्थान 21 जून के दिन क्या होता है? सूर्य कर्क रेखा पर स्थित होता है। तो 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है और यहाँ की रात सबसे छोटी होती है उत्तरी गोलार्ध में। दोस्तों राजस्थान में ही नहीं, पूरे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन और रात यहाँ पर सबसे छोटी होती है, जबकि 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात ये उत्तरी गोलार्ध की होती है। ये भी याद रखना दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धौलपुर, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ पर होता है? दोस्तों वह धौलपुर जिले के अंदर होता है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है, पूर्वतम बिंदु राजस्थान का जो पूर्वतम बिंदु है वह धौलपुर के अंदर स्थित है। तो राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पर होता है? धौलपुर। जो अब उत्तर में जो सूर्योदय होता है और राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है जो वो है धौलपुर के अंदर। तो सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होता है? धौलपुर में। और अस्त भी पहले वहीं होगा। और राजस्थान के सबसे पश्चिम में भाग कौन सा है? जैसलमेर का। तो सूर्योदय सबसे लास्ट में कहाँ होता है? जैसलमेर में। और सबसे लास्ट में सूर्यास्त भी कहाँ होगा? जैसलमेर के अंदर। उदय और अस्त दोनों ही लास्ट में होंगे जैसलमेर में, और पहले कहाँ होंगे? धौलपुर में। बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान की स्थलीय सीमा की। तो राजस्थान की टोटल जो स्थलीय सीमा ये है, क्योंकि दोस्तों जल सीमा है नहीं राजस्थान के अंदर, क्योंकि पानी वाला भाग है नहीं राजस्थान के अंदर, कोई समुद्र है नहीं। तो राजस्थान के अंदर केवल स्थलीय सीमा है। और राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है स्थलीय वो लगती है पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लंबी। और राजस्थान के अंदर जो अंतर्राज्यीय सीमा है जो राज्यों में आपस में बढ़ती है वो लगती है 5 राज्यों के साथ राजस्थान अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है 4850 किलोमीटर लंबी। और दोस्तों जो टोटल सीमा हो जाती है दोनों मिलाकर स्थलीय वो होती है 5920 किलोमीटर लंबी। सबसे पहले है रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। तो दोस्तों भारत व पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। तो यहाँ पर भारत में नहीं है, भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बीच की सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ लाइन के पीछे के नाम का कारण यह है कि दोस्तों जब भारत व पाकिस्तान की सीमा का बंटवारा किया गया था तो उसमें जो मेन अध्यक्ष था वो एक अंग्रेज था। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था सर सिरिल रेड क्लिफ। इसीलिए भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेड क्लिफ लाइन की कुल लंबाई है कुल जो लंबाई है वह हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर भाकासर बाड़मेर तक। ये कितनी लंबी है? 1070 किलोमीटर लंबी है। और इसकी जो लंबाई है एक हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर भाकासर बाड़मेर तक ये फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये दोस्तों क्रम से 4 जिले, राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ऊपर से लेकर नीचे के क्रम में यही 4 जिले हैं। ये 4 जिले कितनी सीमा बनाते हैं ये अभी आप देखेंगे। पहला जिला है राजस्थान का श्री गंगानगर। राजस्थान का श्री गंगानगर जो पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। अगला जिला है बीकानेर जो 168 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है। अगला जिला है दोस्तों राजस्थान का जैसलमेर जो 464 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है। अंतिम जिला है दोस्तों बाड़मेर जो 228 किलोमीटर लंबी
सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में, ये राजस्थान के 4 जिले दोस्तों, ये क्रम से यही है, ये क्रम भी आप याद कर सकते हो। अगर आपसे पूछे कि क्रम से राजस्थान के वे जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं क्रम से लिखो, तो सबसे पहले आता है श्रीगंगानगर, बाद में बीकानेर, बाद में जैसलमेर और बाड़मेर। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो आप लिखोगे जैसलमेर 464 किलोमीटर। कौन सा जिला सबसे कम सीमा बनाता है, तो बीकानेर 168 किलोमीटर। और कुल राजस्थान के ये चारों जिले किया, राजस्थान की कुल पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है, तो 1070 किलोमीटर लंबी। उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपसे पूछे कि पाकिस्तान के साथ सबसे निकट में बसा हुआ शहर कौन सा है, तो नज़दीकी शहर है श्रीगंगानगर, और सबसे दूर बसा हुआ शहर कौन सा है, बीकानेर। ये रेड क्लिफ लाइन के सबसे पास है तथा पाकिस्तान की जो सीमा रेखा उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, तो पाकिस्तान की सीमा के सबसे पास बसे हुए शहर हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के साथ अब दोस्तों आप पूछे तो राजस्थान के साथ कितने देश की सीमा लगती है, तो एक ही देश पाकिस्तान है जिसकी सीमा लगती है। अब राजस्थान भारत का एक राज्य है, लेकिन राजस्थान के साथ दोस्तों पर भारत के 5 और राज्यों की सीमा लगती है। वे राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश और 5वां राज्य कौन सा है दोस्तों, गुजरात। इन 5 राज्यों की सीमा दोस्तों राजस्थान के साथ लगती है। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले इनके साथ सीमा बनाते हैं वो हम आगे आपको बताते हैं क्रम से दोस्तों। अब आप देखेंगे सबसे पहले है श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़। दोस्तों राजस्थान पंजाब राज्य के साथ जो राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, पहला है श्रीगंगानगर व दूसरा है हनुमानगढ़। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए दोस्तों और आप अपनी स्क्रीन पर लगा लीजिए, 1-2 दिन में आपको ये याद हो जाएगा, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। अगला राज्य है दोस्तों हरियाणा भारत का, जिसके साथ राजस्थान के 7 जिले सीमा बनाते हैं। वो क्रम से हैं हनुमानगढ़, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, चूरू, सीकर व जयपुर। ये राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ जो राजस्थान के जिले सीमा बनाते हैं वह है भरतपुर व धौलपुर, राजस्थान के 2 जिले। अगला राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश, और राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के सीमा बनाने वाले ज़िले हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा व बूंदी। ये राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अगला है दोस्तों गुजरात। अब राजस्थान में जो गुजरात राज्य के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले हैं वह क्रम से 6 हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर व बाड़मेर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण जिला और स्पर्श करता है, तो दोस्तों राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला जो पंजाब व पाकिस्तान दोनों को स्पर्श करती है, एक राज्य और एक देश को, एक राज्य और एक राष्ट्र को। श्रीगंगानगर जिला पंजाब व पाकिस्तान को स्पर्श करता है। राजस्थान का धौलपुर जिला उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। बाड़मेर जिला गुजरात व पाकिस्तान को स्पर्श करता है। भरतपुर जिला हरियाणा व उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, और हनुमानगढ़ जिला हरियाणा व पंजाब को स्पर्श करता है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कंप्लीट नोट्स हैं, आप याद कर लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप। आगे देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है, जब एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के साथ सीमा बनती है। राष्ट्र यानी देश। भारत राजस्थान की केवल एक देश के साथ सीमा बनती है, वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, 4, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अंतर्राज्यीय सीमा पर जिले। अब दोस्तों अंतर्राज्यीय, अब राज्यों के साथ सीमा कितने बनाते हैं, तो कुल राजस्थान के 23 जिले अलग अलग राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कुल सीमावर्ती जिले यानी टोटल कितने जिले हैं राजस्थान के जो किसी भी राज्य से या देश से सीमा बनाते हैं, तो वह है 25। अब देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं और अंतर्राज्यीय सीमा पर 23 जिले हैं, दोनों का योग 27 होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 2 जिले ऐसे हैं जो एक देश के साथ और एक राज्य के साथ दोनों के साथ सीमा बनाते हैं, इसीलिए टोटल यहाँ पर क्या है 25 है। जैसे श्रीगंगानगर पंजाब राज्य के साथ सीमा भी बनाता है, और किसके साथ सीमा बनाता है, साथ साथ पाकिस्तान देश के साथ। वैसे एक जिला और है बाड़मेर, तो ऐसे करके क्या हो जाता है, बाड़मेर गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है और साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है। तो ये दोनों करके क्या हो गए, 25 जिले हो गए। मध्यवर्ती 8 ऐसे जिले हैं जो ना तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी देश के साथ। और राजस्थान के टोटल कितने जिले हैं, तो 33। मध्यवर्ती 8 वे जिले जो किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, वे कौन से हैं, तो वे हैं दोस्तों क्रमशः अजमेर, बूंदी, पाली, दौसा, जोधपुर, राजसमंद, नागौर और टोंक।
पाली जिला, राजस्थान का वह जिला जिसको सर्वाधिक जिले स्पर्श करते हैं वह है पाली। दोस्तों यह पाली अंडरलाइन कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सर्वाधिक जिले किस जिले को स्पर्श करते हैं, तो पाली जिले को राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जिले स्पर्श करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर जिला। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर, जो प्रतिशत के अंदर 11.22 यानी 11.22% कुल हिस्सा इस जैसलमेर के पास है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल है 3,033 किलोमीटर स्क्वायर, 0.88%। जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जयपुर, जिसकी जनसंख्या है 66.63 लाख। छोटा जिला है जैसलमेर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है, जैसलमेर, जिसकी जनसंख्या है 6.7 लाख। नगर, सबसे बड़ा नगर है जयपुर और सबसे छोटा नगर कौन सा है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। उच्चतम बिंदु यानी जो ऊंचाई पर राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है, तो पर्वतीय होंगे, तो उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर, जो अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, 1722 मीटर, जो सिरोही में है, ये राजस्थान का उच्चतम बिंदु है। निम्नतम बिंदु सांबर झील में है निम्नतम बिंदु। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ओहो थोड़ा सा बाकी है, राजस्थान का एकीकरण भी थोड़ा सा देख लेते हैं। भौगोलिक स्थितियाँ तो हो गई दोस्तों, एकीकरण का थोड़ा सा है। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के 26 जिले बने, तब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। राजस्थान का 27वां जिला बना धौलपुर। एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे, तो 26 जिले थे। राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर बना, कब बना, 15 अप्रैल 1982 को। 28वां 29वां और 30वां एक साथ ही बने, 12 दौसा और राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को। 31वां जिला बना हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994 को। 32वां जिला बना करौली, 19 जुलाई 1997 को। और 33वां प्रतापगढ़ सबसे नया जिला बना 26 जनवरी 2008 को। आज तो दोस्तों राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। फर्स्ट है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी भाग और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। अब हम पहले को पढ़ेंगे। पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के 12 जिले आते हैं दोस्तों। उन जिलों के नाम है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, नागौर, जालोर, चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा पाली जिले का पश्चिमी भाग। तो दोस्तों ये टोटल 12 जिले हैं जो दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्षेत्रफल। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है, लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जनसंख्या। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा इसके अंतर्गत निवास करता है। सर्वाधिक जनसंख्या का भौतिक विभाग है दोस्तों। राजस्थान के जो 4 भौतिक विभाग हैं उन चारों में सबसे अधिक जनसंख्या है दोस्तों, वो इस भौतिक विभाग के अंदर निवास करती है। विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है दोस्तों। विश्व के अंदर बहुत सारे मरुस्थल हैं, उनमें जो सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है वह ये थार का मरुस्थल है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान के अंदर है। और इस मरुस्थल का नाम क्या है दोस्तों, नाम है इसका थार का मरुस्थल। वर्षा दोस्तों इस प्रदेश के अंतर्गत वर्षा 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक होती है। जलवायु कम वर्षा के कारण यहाँ की जो जलवायु है दोस्तों वह शुष्क व अत्यधिक विषम है। तापमान दोस्तों गर्मियों में तापमान उच्चतम 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है तथा सर्दियों में यहाँ पर तापमान निम्नतम कम से कम -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। मिट्टी दोस्तों यहाँ की जो मिट्टी है वह रेतीली और बलुई है। यहाँ की दोस्तों प्रमुख नदी लूणी नदी है। थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है, लूणी नदी। यह मरुस्थल पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही एक भाग है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। विशेषता दोस्तों इसकी विशेषता रेत के विशाल बालू का स्तूप है, रेत के बड़े बड़े टीले हैं यहाँ पर दोस्तों इस मरुस्थल के अंतर्गत, जो क्या है इसकी विशेषता। इस प्रदेश में लिग्नाइट, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस व लाइमस्टोन के विशाल भंडार मौजूद हैं। प्रमुख नमक स्रोत दोस्तों यहाँ पर नमक बनाया जाता है क्योंकि एक सागर घाट यह भूभाग 33 सागर घाट से इसलिए यहाँ के झीलों में नदियों में आज भी खारेपन पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ का जो पानी होता है दोस्तों वो राजस्थान के रहने वाले सभी विद्यार्थियों को पता ही है खारा होता है।
इसलिए यहाँ पर नमक बनाने का काम भी बड़े ज़ोरों शोरों से चलता है। तो यहाँ पर प्रमुख नमक स्रोत है पंचपदरा, डीडवाना व लूणकरनसर। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है। फर्स्ट है पश्चिमी विशाल मरुस्थल या महान मरुभूमि। इसमें वार्षिक वर्षा का औसत 20 सेंटीमीटर तक रहता है। यह रेड क्लिफ रेखा से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक विस्तृत है। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर। पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान के 2 उपविभाग हैं। एक नंबर है बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त या रहित क्षेत्र। अगला बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इसका पार्ट है राजस्थान बांगड़िया अर्ध शुष्क मैदान। इस प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है गग्गर का मैदान, दूसरा है लूनी बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र, तीसरा है नागौरी उच्च भूमि प्रदेश, चौथा है शेखावटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। पहला है दोस्तों गग्गर का मैदान। यह मुख्यतः हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में विस्तृत है। इस क्षेत्र में वर्तमान में गग्गर नदी प्रवाहित होती है, जो मृत नदी के नाम से जानी जाती है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है परीक्षा में। मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो राजस्थान में गग्गर नदी। लूनी बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र। लूनी एवं उसकी सहायक नदियों के इस अफवाह तंत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। इस क्षेत्र में शिवाना जालोर की ग्रेनाइट पहाड़ियाँ स्थित हैं। जालोर शिवाना की ग्रेनाइट पहाड़ियाँ वहाँ पर स्थित है। अगला है दोस्तों नागौरी उच्च भूमि। राजस्थान बांगड़ प्रदेश के मध्यवर्ती भाग को नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में डीडवाना, कुचामन, सांभर, नावा आदि खारे पानी की झीलें हैं जहां नमक उत्पादित होता है। शेखावटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। बांगड़ प्रदेश के इस भूभाग में चूरू, शिक्कर, झुंझुनू व नागौर का कुछ भाग आता है। इस प्रदेश में बरखान प्रकार के बालू का स्तूपों का बाहुल्य है। मुख्य फसलें बाजरा, मोठ व गवार। वनस्पति बबूल, फॉग, खेजड़ा, केर, बेर व सेवन घास यहाँ की प्रमुख वनस्पति है। इंदिरा गांधी नहर इस क्षेत्र की मुख्य नहर व जीवन रेखा है। दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा गया है, राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। अब दोस्तों राजस्थान की भौगोलिक स्थिति हम पढ़ रहे थे। तो राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पहला भौतिक विभाग हमने पढ़ लिया था, जो था मरुस्थल का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है दोस्तों मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसको हम आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर जो ज़िले आते हैं उनकी संख्या है दोस्तों 13 ज़िले आते हैं दोस्तों। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर तथा पाली व जयपुर के कुछ भाग। यहाँ पर टोटल 13 जिलों के अंतर्गत दोस्तों ये मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक अरावली पर्वतमाला राजस्थान के भूभाग को 2 असमान भागों में विभक्त करती है। क्षेत्रफल दोस्तों राज्य के संपूर्ण भूभाग का 9% क्षेत्रफल अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 10% दोस्तों जनसंख्या यहाँ अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है। वर्षा यहाँ पर दोस्तों 50 सेमी से 90 सेमी तक वार्षिक वर्षा होती है। अरावली पर्वत राज्य में एक वर्षा जल विभाजक रेखा का कार्य करता है, क्योंकि दोस्तों ये राजस्थान के बीच में से होकर गुजरती है, इसीलिए राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है, जहाँ पर एक दिशा में वर्षा अच्छी होती है और दूसरी दिशा में वर्षा कम होती है। जिस दिशा में कम वर्षा होती है वहीं पर थार का मरुस्थल विस्तृत है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू लगभग 150 सेंटीमीटर इसी में स्थित है। जलवायु दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु उपाद्र जलवायु है। मिट्टी यहाँ काली, भूरी, लाल व कंकरीली मिट्टी है। प्रमुख खनिज दोस्तों जो प्रमुख खनिज हैं वह है तांबा, शीशा, जस्ता, अभ्रक, चांदी, लोहा, मैग्नीज, फेल्सपॉर, ग्रेनाइट, मार्बल, चूना पत्थर आदि। मुख्य दर्रे हैं दोस्तों देस्तुरी नाल व हाथी नाल दर्रा, केवड़ा की नाल उदयपुर में, जिलवाड़ा नाल और सोमेश्वर नाल आदि। गुरु शिखर दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश का सबसे ऊंचा जो स्थान है, जो राजस्थान का भी सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थान है, वह है दोस्तों गुरु शिखर, जो अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम है। इसका स्थान है सिरोही में यह स्थित है।
सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों ये राज्य की, और इसका ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर। दोस्तों राज्य का सर्वाधिक जो ऊपर का पॉइंट है वो भी इसे ही माना जाती है। इस 1722 मीटर के ऊपर 5 मीटर ऊंचा दोस्तों एक गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है, जो राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। अरावली श्रृंखला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर यानी 80% अरावली राजस्थान के अंदर विस्तृत है। अरावली के ढालों पर मक्का की खेती विशेषतः की जाती है। अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930 मीटर है। ऊंचाई के आधार पर इस संपूर्ण प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। अरावली पर्वतीय प्रदेश को ऊंचाई के आधार पर दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। अरावली पर्वतीय क्षेत्र का यह भाग जयपुर की सांबर झील के उत्तर पूर्व में राजस्थान हरियाणा सीमा तक फैला हुआ है। यहाँ की जो उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश है, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम रघुनाथगढ़, जो सीकर में स्थित है, 1055 मीटर। मध्यवर्ती अरावली। अरावली पर्वतीय प्रदेश के इस भाग में अजमेर, जयपुर एवं पश्चिम टोंक जिले की पहाड़ियाँ तथा शेखावटी क्षेत्र सीकर झुंझुनू की निम्न पहाड़ियाँ आती है। तारागढ़ 870 व नाग पहाड़ 795 मीटर। मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश एवं भौराट का पठारी क्षेत्र अरावली श्रेणी के इस भूभाग में उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ तथा सिरोही के पूर्वी भाग की पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। सर्वोच्च चोटी जरगा 1431 मीटर है। आबू पर्वत खंड। अरावली पर्वतीय क्षेत्र का उच्चतम भाग आबू पर्वत खंड है, जो सिरोही जिले में अवस्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई औसत 1200 मीटर से भी अधिक है। यहाँ उड़िया का पठार स्थित है, जो राज्य का सर्वोच्च पठार है, ऊंचाई 1360 मीटर। उड़िया के पठार के बारे में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। यह पठार सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के नीचे, जो उड़िया का पठार है दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और ये गुरु शिखर के नीचे स्थित है, जो अरावली की सर्वोच्च चोटी है। अरावली के उत्तर पूर्वी छोर पर पोतवार का पठार है। अरावली का स्वरूप राजस्थान में तानपुरे के समान है। किसके समान है? तानपुरे के समान। ये भी पूछा जाता है। अरावली पर्वतमाला पूर्व में कम चौड़ी तथा नीचे से अधिक चौड़ी व विस्तृत है। अरावली श्रेणियों में मुख्यतः क्वार्टजाइट, नीस, शिस्ट एवं ग्रेनाइट चट्टानें हैं। राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर आबू पर्वत खंड पर स्थित है। ग्रेनाइट चट्टानों के बाहुल्य के कारण जालौर को ग्रेनाइट नगरी कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मुख्य वनस्पतियाँ: डाक, गूलर, हरड़, आम, जामुन, गुग्गल, शीशम, आंवला, नीम, बेहड़ आदि। इस पर्वतमाला का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों की दिशा के समानांतर है। फलस्वरूप ये पवनें राजस्थान में बिना वर्षा किए उत्तर दिशा में चली जाती है और राज्य का पश्चिमी क्षेत्र सूखा रह जाता है। पूर्वी मैदानी भाग जिले। इसके अंदर दोस्तों जयपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, अलवर व अजमेर के कुछ भाग तथा बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ व डूंगरपुर के कुछ मैदानी भाग आते हैं, यानी टोटल 12 जिले। क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% है। जनसंख्या। यहाँ राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या का निवास राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, थार का मरुस्थल है, उसके अंतर्गत 40% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश के अंदर 39% जनसंख्या निवास करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्थान कम है, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा था, इसलिए यहाँ का जो जनघनत्व है दोस्तों, कम क्षेत्रफल में ज़्यादा लोग रहते हैं, उसको जनघनत्व होता है। तो यहाँ का जनघनत्व क्या है? ज़्यादा है। किसी इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जनघनत्व क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि क्षेत्रफल कम है और लोग ज़्यादा रहते हैं। पश्चिमी मरुस्थल में लोग तो कम रहते हैं, 40% जनसंख्या, लेकिन वहाँ का क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, यानी क्षेत्रफल भी ज़्यादा है और जनसंख्या दोनों ही किसकी है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की ज़्यादा है। जलवायु। यहाँ की जो जलवायु है दोस्तों आर्द्र जलवायु है। मिट्टी जलोढ़ व दोमट मिट्टी। यह मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। इस मैदान का उत्तर पूर्वी भाग गंगा यमुना के मैदानी भाग से मिला हुआ है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वार्षिक के मध्य। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के मध्यवर्ती मैदानी भागों में विस्तृत है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। गेहूं, जौ, चना, जवार, मक्का, बाजरा, तिलहन, सरसों, दालें तथा गन्ना आदि का बहुत उत्पादन होता है।
इस क्षेत्र में कुओं द्वारा सिंचाई सर्वाधिक होती है। नहरें भरतपुर नहर व गुड़गांव नहर, संबल के बीहड़ व कंदराई रेवेंस यहाँ की मुख्य विशेषताएं। इस मैदानी भाग की दक्षिण पूर्वी सीमा पर विंध्यन पठार व हाड़ौती का पठार स्थित है। इस प्रदेश के पश्चिमी भाग देवगढ़ के आसपास को पिंडमोंट का मैदान कहते हैं। पूर्वी मैदानी भाग को निम्न 3 उप विभागों में विभाजित किया गया है। बनास बेसिन, बनास व उसकी सहायक नदियां खारीम, मोरेल, बेड़च, मेनाल, कोठारी, कालीसील, मासी आदि नदियों द्वारा सिंचित मैदानी भाग। चंबल बेसिन, इस बेसिन में विशाल बीहड़ हैं जिनमें चोर डाकुओं का आतंक रहता है। इस मैदानी क्षेत्र में कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर एवं धौलपुर के क्षेत्र सम्मिलित हैं। छप्पन बेसिन, माही एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित राजस्थान का यह दक्षिणी भाग वागड़ के नाम से प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जिले कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां तथा बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्र यानी टोटल 7 जिले। यह मालवा के पठार का ही एक भाग है तथा चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में विस्तृत है। क्षेत्रफल, राज्य का लगभग 7% क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। दक्षिण का पठार। जनसंख्या, राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। इसे हाड़ौती का पठार, लावा का पठार भी कहते हैं। यह आगे जाकर मालवा के पठार में मिल जाता है। वर्षा 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मिट्टी, काली उपजाऊ मिट्टी जिसका निर्माण प्रारंभिक ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। अन्य लावा और कच्छारी मिट्टी भी पाई जाती है। धरातल पथरीला व चट्टानी है। जलवायु अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। फसलें कपास, गन्ना, अफीम, तंबाकू, चावल, धनिया, मेथी, संतरा अधिक मात्रा में होती है। वनस्पति, लंबी घास, झाड़ियाँ, बांस, खेर, गूलर, सालर, धौंक, ढाक, सागवान आदि। यहाँ चंबल और उसकी सहायक नदियाँ काली, सिंध, परवन और पार्वती प्रवाहित होती है। इस प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इस भूभाग को 2 भागों में बांटा गया है। विंध्यन कगार भूमि, यह क्षेत्र विशाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। दक्कन का लावा पठार, इस क्षेत्र में बलुआ पत्थरों के साथ साथ बीच बीच में सलेटी पत्थर भी मिलते हैं। बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इसी पठारी भाग में हैं। ऊपरमाल का पठार एवं मेवाड़ का पठार इसी के भाग हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर सिरोही 1722 मीटर, शेर सिरोही 1597 मीटर, दिलवाड़ा 1442 मीटर, जरगा उदयपुर 1431 मीटर, असलगढ़ सिरोही 1380 मीटर और आबू 1295 मीटर। मैसा पठार 620 मीटर ऊंचा पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर जिले में स्थित है जिस पर जीर्ण माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। सुंडा पर्वत, भीनमाल जालोर के निकट स्थित पहाड़ियाँ जिनमें सुंडा माता का मंदिर स्थित है। इस पर्वत पर 2006 में राज्य का पहला रोपवे प्रारंभ किया गया। चिड़िया टूक पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ किला है। नाल, अरावली श्रेणियों के मध्य मेवाड़ क्षेत्र में स्थित तंग रास्तों दर्रों को स्थानीय भाषा में नाल कहते हैं। मेवाड़ में प्रमुख नालें, झीलवा की नाल या पगलिया नाल, यह मारवाड़ से मेवाड़ में आने का रास्ता प्रदान करती है। सोमेश्वर की नाल देसूरी से कुछ मील उत्तर में स्थित विकट तंग दर्रा, हाथीगुड़ा की नाल देसूरी से दक्षिण में 5 मील दूरी पर स्थित नाल, कुंभलगढ़ का किला इसी नाल के नज़दीक है। छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन में 56 ग्रामों का समूह या 56 नदी नालों का प्रवास क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। लाठी सीरीज, जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तान की सीमा के सारे विस्तृत एक भूगर्भीय जल की सोड़ी पट्टी जहाँ उपयोगी श्रवण घास अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। कुबड़ पट्टी, राजस्थान के नागौर जिले एवं अजमेर जिले के कुछ क्षेत्रों में भूगर्भीय पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण वहाँ के निवासियों की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है एवं पीठ झुक जाती है, इसीलिए इसे कुबड़ पट्टी कहते हैं। डाढ़ या थली, बरखान बालू का स्तूपों की दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से बने गर्त को स्थानीय भाषा में थली कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी भरने से पलाया झील का निर्माण होता है। बग्गी या काठी, गग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम है। सांबर झील
आंतरिक जल प्रवाह का अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसको एक लाइक कर देना, कम से कम 3 दोस्तों के साथ इसे शेयर करना जो वनपाल की तैयारी कर रहे हो, ताकि हमें अच्छा रिस्पांस मिले और आपके लिए वनपाल एवं वनरक्षक की कंप्लीट क्लासेज बिल्कुल फ्री नोट्स के साथ हम यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठा करो दोस्तों और इस सारे नोट्स कॉपी में उतार दो। आपको नोट्स बनाने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कंप्लीट क्लासेज में नोट्स दिए जाएंगे। और अगर आपने हमारे पहले से वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो भी देख लें। एंड स्क्रीन पर दोस्तों आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।